हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हम पढ़ रहे थे दंतुरित मुस्कान। तो यहाँ पर हमने यह दंतुरित मुस्कान, जिसमें एक छोटे से बच्चे की छोटे छोटे अभी नए नए दांत निकले हैं, उसकी मुस्कान का मनमोहक वर्णन किया है कवि ने। ठीक है, कल की क्लास में हमने यहाँ 2 काव्यांश पढ़ लिए थे। तो पहले आप इस काव्यांश को लिख लें और उसके बाद हम इसके कुछ शब्दार्थ और व्याख्या को हम करेंगे। चलिए चलिए, तो देखिए, नागार्जुन जी ने ये कविता लिखी है और इनका जो स्वभाव है, ये एक घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति है, जो कि कई बार इन्होंने भारत की यात्रा की है और विदेशों में भी इन्होंने यात्रा की है। जब ये अपने घर आते हैं, एक छोटा सा इनका ही बच्चा जो कि 6-7 महीने का है और इसके नए नए दांत निकले हुए, उस बच्चे की नए दांतों की जो मनमोहक मुस्कान है, उसको देख करके उनके मन में जो भाव उमड़ते हैं, उनको उस कविता के माध्यम से वो बताते हैं। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़ी शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो यहाँ पर नागार्जुन ने उस छोटे से बच्चे को क्या कह, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कि छोटे छोटे दांतों से भरी हुई मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि उदास मन वाले व्यक्ति के मन में भी ये जान डाल देगी। धूलि धूसर तुम्हारी ये गात, तुम्हारा ये जो गात यानी शरीर है, वो धूल से लथपथ ऐसा प्रतीत होता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब से कमल जो है, उस तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया होगा। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारा स्पर्श पा करके जो कठिन पाषाण है, यानी कठोर मन वाला व्यक्ति है, वो भी पिघल करके जल बन गया होगा, पत्थर भी मानो जल बन गया होगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका मन कठोर है, वो तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारे स्पर्श से जो है वो भी कोमल हो जाता है। छू गया, यहाँ से छू लिखे, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका की फूल, बांस था कि बबूल। अब देखिए, बांस और बबूल, बांस में जो है बड़ी कठोरता होती है और बबूल में जो है कांटे होते हैं। तो देखियो, और शेफालिका का फूल एक ऐसा होता है जिसे आप छुएंगे तो उससे फूल झड़ने लग जाते हैं। तो तुम्हारा स्पर्श पा करके बांस और बबूल से भी शेफालिका की फूल झड़ने लगे, यानी कि वो भी इतना कोमल हो गया है तुम्हारे स्पर्श को पाकर। तो यहाँ उस छोटे से बच्चे, एक बालक की मृत जो मुस्कान है, दंतरित मुस्कान है, उसका वर्णन किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड जो आपका काव्यांश था, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम काव्यांश से जो है जल्दी से सेकंड आगे कहते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जा। ठीक है, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कहते हैं किसको? उस छोटे से बालक को, कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे एकटक लगाकर देखते ही रहोगे? तुम मुझे जो है अनिमेष, एक अजनबियों की तरह देखते जा रहे हो। देखो, जब छोटा बच्चा किसी अजनबी को देखता है तो वो एकटक बिना पलके झपकाए उस व्यक्ति को देखता रहता है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्या हुआ? देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर। क्या तुम थक गए हो? क्यों? जब लगातार बच्चा देखेगा बिना पल के झपकाए तो तुम्हारी आंखें थक गई हैं क्या? तो अब कवि कहता है कि क्या मैं ही अपनी आंखें फेर लूं? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जा। अब यहाँ कवि कहते हैं, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम न होती, ना तो मैं तुम्हें देख सकता और ना ही मैं तुम्हें जान पाता।
ठीक है, और नहीं मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को देख पाता। तो ये शब्दार्थ और ये भावार्थ आप लिख चुके थे। काव्यांश थर्ड में, यहाँ पर 3 में, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तब दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। इसको लिखने से पहले अब देखिए, हमने सेकंड काव्यांश तक हमने कल की क्लास में कर लिया था। अब आप लिखेंगे धन्य तुम माँ भी, और डॉट डॉट करके आप लिखेंगे लास्ट में छविमान। ठीक है, चलिए इसे लिखिएगा धन्य तुम डॉट डॉट, और अंत में आप लिखेंगे छवि। चलिए शब्दार्थ लिखिएगा। चिर यानी कि लंबे समय से, चिर अर्थात लंबे समय से। तो कवि क्योंकि बहुत लंबे समय से घर से बाहर थे। प्रवासी यानी विदेश में रहने वाला, वो विदेश गए थे। ठीक है। मधुपर्क, मधुपर्क होता है शहद, घी, दही, जल और दूध को मिलाकर, जिसको आप पंचामृत भी कहते हैं, जिसमें शहद मिलाया जाता है, जिसमें घी मिलाया जाता है, दही, जल और दूध को मिला करके ये बनाया जाता है। और ये पदार्थ है जिसे लोग क्या कहते हैं, पंचामृत भी कहते हैं। 5 चीजों का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें शहद हो गया, घी हो गया, दही, जल और दूध, इसको मिला करके ये मधुपर्क बनाया जाता है, पंचामृत कहते हैं जिसे। कनखी यानी तिरछी नजरों से। अब बच्चा जो है उस अजनबी, जो कि उस बालक के ही पिता हैं हमारे कवि, तो वो जो है तिरछी नजरों से कनखी मार करके, अब देखो जब हम उस बच्चे से, देखो बच्चे जो है किसी अजनबी को देखता है और आप उसे थोड़ा सा हटने की कोशिश भी करेंगे, तो वो तिरछी नजरों से उसी अजनबी को देखने की कोशिश करता है। तो कनखी यानी कि तिरछी नजरों से देखना, छविमान अर्थात सुंदर, छविमान अर्थात सुंदर। चलिए चलिए, तो अब इसका भावार्थ देखिए। कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है, क्या कहा, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। क्यों ऐसा कहा, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। अब कवि यहाँ उन पलों को मिस कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ और तुम जो हो धन्य हो, क्योंकि तुमने एक दूसरे का साथ पाया है, एक दूसरे का साथ तुम्हें मिला है। मैं तो सदैव बाहर ही रहता हूँ, कवि हमेशा चिर प्रवासी हैं, और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, मैं अपरिचित ही रहा हूँ, मैं एक अतिथि हूँ। हे प्रिया, अपने बच्चे को, एक बालक को कह रहे हैं, तुमसे मुझसे जो है तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है। अब कवि यहाँ पर किसे कह रहे हैं, उस बालक को कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ और तुम धन्य हो, जो तुम एक दूसरे का साथ तुम्हें मिला। मैं सदैव बाहर रहा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक अपरिचित हूँ, मैं एक अतिथि की तरह तुम्हें हूँ। हे प्रिया, तुमसे मेरा जो है आत्मीयता कैसे, तुम्हारी और मेरी जो आत्मीयता है वो कैसे बन पाएगी। ठीक है, अर्थात मेरा तुमसे जो है कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की जो है उंगलियों में ही आत्मीयता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पंचामृत पिलाया है, इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो। जब तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती हैं, तब तुम मुस्कुरा देते हो, और उस समय तुम्हारे नए नए जो निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। तो चलिए लिखेंगे, आइए कविता की लाइनों से जो है का भावार्थ और अर्थ जाने। अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। तो कवि ने कहा कि तुम और तुम्हारी माँ धन्य हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे का साथ पा सके हो।
मैं क्या हूँ, मैं चिर प्रवासी हूँ, मैं बहुत दिनों तक विदेश में रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक अपरिचित हूँ, मैं अन्य हूँ, अन्य यानी अपरिचित। ठीक है, मैं तुम्हें जो है अपनापन तुम्हें जो है मुझ में नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम मेरा साथ नहीं पा पाए हो, और तुम जो है तुम्हारा और मेरा आत्मीय संबंध नहीं बन पाया है, क्योंकि हम साथ ही नहीं रहे। कहता है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक अतिथि हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई ऐसा संपर्क ही नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ ही क्या रहा, संपर्क रहा। तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वो जो हैं तुम्हें मधुपर्क पंचामृत वो पिलाती रही। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। इसलिए तुम अपनी माँ की उंगलियां पकड़ करके, जब तुम्हारी और मेरी आंखें चार होती हैं यानी एक दूसरे को हम देखते हैं, तो तुम मुझे कनखी तिरछी नजरों से तुम मुझे देखते हो। जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब कहते हैं उस बच्चे को, जब तुम तिरछी नजरों से मुझे देखते हो और मुस्कुराते हो, तब मुझे ये बहुत प्यारी ये मुस्कान लगती है। ठीक है, चलिए, तो अब आपने देखिए आपके पास इस प्रकार से आ सकती हैं कविता की पंक्तियां, कहीं से भी आएंगी। पूरी कविता से आपको कहीं से भी प्रश्न, कविता का भावार्थ, शब्दार्थ और प्रसंग पूछा जाएगा। तो प्रसंग आप सभी में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से ली गई है। इसके लेखक हैं नागार्जुन, और ये जो कविता है एक छोटे से बालक की दंतुरित मुस्कान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये जो है आपके नाम भी लिखेंगे, इसका शीर्षक भी लिखेंगे। इसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। चलिए इसका भावार्थ शब्दार्थ लिखिएगा, और साथ में शब्दार्थ लिखेंगे। चिर यानी लंबे समय से, प्रवासी अर्थात विदेश में रहने वाला, मधुपर्क अर्थात शहद, घी, दही, जल और दूध को मिलाकर बनाया जाने वाला एक पदार्थ, जिसे कुछ लोग पंचामृत भी कहते हैं। कनखी यानी तिरछी नजरों से देखना, छविमान अर्थात सुनना। ठीक है, चलिए भावार्थ लिखिएगा। कभी बच्चे की संदर्भ और प्रसंग आपको लिखना है। कभी बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो। क्या कहता है कि तुम धन्य हो, और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, अपरिचित ही रहा। मैं एक अतिथि हूँ हे प्रिया, मैं क्या हूँ, एक अतिथि हूँ हे प्रिया। मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियां या उंगलियों में ही आत्मीयता है, जिन्होंने तुम्हें मधुपर्क यानी पंचामृत खिलाया है। इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नजरों से देख रहे, और जब तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती है, तब तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी दंतरित मुस्कान, यह दंतरित मुस्कान जो कविता है, इसकी पंक्तियों के भावार्थ हमने जाने। ठीक है, अब इसी में आपका एक फसल कविता है, उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले देखते हैं फसल में क्या कुछ यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। फसल जो कविता है, इसके कवि कौन है, नागार्जुन जी है। देखिए यहाँ फसल कैसे बनती है, फसल को उगाने में और फसल के बनने में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, किस किस का यहाँ योगदान होता है, ये सभी बातें यहाँ कवि नागार्जुन जी हमें बता रहे हैं कि जिस फसल से जो है हम अपने लिए अनाज और खाद्य जो पदार्थ हैं वो हमें मिलते हैं, उस फसल उगाने में किन तत्वों की आवश्यकता है, किन किन का योगदान है। तो यहाँ उन्होंने कहा अलग अलग नदियों का पानी जब क्या होता है, भाप बनकर उड़ता है, तो आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है। वाष्पीकरण तो सभी जानते हैं। नदियों का जल जो है, जैसे आजकल गर्मी है तो गर्मियों में क्या होता है, या धूप में, गर्मियों में पानी वाष्पीकृत होता है, उसका वाष्प बन जाता है। वो वाष्प बन करके फिर से जो है वो बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे, और जब बारिश होती है तब हमारी फसल क्या होती है, भरपूर पनपने का उसे मौका मिलता है। फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसका यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कवि। क्या कहते हैं कि अलग अलग नदियों के पानी का जो भाप बनता है वो उड़कर वाष्प बन जाता है, और वाष्प से वो बादल, और बादल से वो बारिश करता है, बरस जाते हैं, और धरती पर पानी का रूप फिर से वो बरस करके हमारी फसल को पनपने का वो मौका देता है। ठीक है। उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे, कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है। इन्होंने यहाँ इस कविता में कवि ने कहा है कि किसी एक नदी का हाथ नहीं है इसमें, कि आपकी फसल अच्छी हो गई तो आपकी गंगा नदी का ही हाथ है, या यमुना या सरस्वती, गोदावरी, किसी भी नदी एक नदी का हाथ नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाते हैं। वो जादुई असर कैसा है, जब जाकर तब जाकर के हमारी फसल जो है पैदा होती है। एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम से जो है अच्छी फसल तैयार होती है। अब देखिए, एक किसान जो है पूरी सबके लिए एक फसल का काम नहीं कर सकती है, किसान तो बहुत सारे होते हैं, या एक आध दो नहीं, यानी कि कुछ गिने चुने किसान ही जो है आपको जो है फसल नहीं उगा सकते हैं। इसमें कई लाखों लोगों करोड़ों हाथों का अथक जो है परिश्रम होता है, और इसके परिणाम से आपकी फसल तैयार होती है। यहाँ हमें कवि ने कहा है कि हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान जो है दिन रात मेहनत करते हैं, और एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी है उसके पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे होते हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषता भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने नागार्जुन जी ने लिखा है फसल कविता। फसल में उन्होंने बताया कि फसल के लिए किसी एक नदी का नहीं बल्कि लाखों नदियों का पानी जो है वाष्प बनता है, और तब जाकर के हमारी फसल की पैदावार होती है। साथ में उन्होंने ये बताया है किसी एक किसान की नहीं बल्कि लाखों करोड़ों जो किसान हैं उनके हाथों का ये जादू है। और साथ में वो मिट्टी, जिस मिट्टी में फसल उगाई जाती है उसकी जो उर्वरता क्षमता है, यानी उसकी जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो इस कविता को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।